तो आज का टॉपिक है लीवर फंक्शन टेस्ट, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो अब लीवर फंक्शन टेस्ट कहाँ क्या होता है, किसके लिए होता है? तो लीवर के लिए होता है। ठीक है, लीवर क्या है? तो आपकी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, 1.5 kg इसका वेट होता है। फिर ये दो लोब्यूल्स में डिवाइड होती है, उनको क्या कहेंगे? लोब्यूल्स। ठीक है, फिर ये आपकी बॉडी का सेंट्रल ऑर्गन होता है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अपन ने 5 फंक्शंस पढ़े थे, मेटाबॉलिक, एक्सक्रीटरी, सिंथेटिक, हेमोपोइटिक एंड स्टोरेज। ठीक है, अब मेटाबॉलिक फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि ये प्राइमरी साइट होता है लीवर आपकी बॉडी में, जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और विटामिन एंड मिनरल्स। बट यहाँ पे अपन मेजरली जो पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये क्या क्या करेगा? तो ये मेंटेन करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को और ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज, यानी फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जैसे कि अमाइनो एसिड, लिपिड, उन सब से क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड फ्रॉम मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, यानी आपके मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए कुछ इंटरमीडिएट्स की जरूरत होती है। ठीक है, उनको बनाने के काम भी कौन करता है? लीवर। ठीक है, उसके बाद लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है? तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में करता है लिपोप्रोटीन सिंथेसिस। अब लिपोप्रोटीन क्या होता है? तो लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है लिपोप्रोटीन। ठीक है, फिर उसमें लिखा हुआ है कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसका सिंथेसिस और एसिडिफिकेशन और कैटाबॉलिज्म, यानी कि उसका बनना, टूटना और उसमें एस्टर का जुड़ना सब कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, क्लियर। उसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या है? अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एक तो ये डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। डीअमाइनेशन का मतलब जो अमीनो ग्रुप होता है, अमाइनो एसिड में मैंने बताया था ना कि 4 ग्रुप, एक रियल कार्बन होता है, एक से एसिड जुड़ा होता है, एक से अमीनो ग्रुप होता है NH3। उस ग्रुप का हटना क्या कहलाता है? डीअमाइनेशन। ठीक है, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ यूरिया और सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। फिर interconversion of different amino acids and other compounds important to metabolic process of बॉडी, यानी कि एक तो अमाइनो एसिड का इंटरकन्वर्जन करता है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेटाबॉलिक पाथवे में। ठीक है, क्लियर। और उनके कंपाउंड बनाने में मिसेलनियस फंक्शन क्या हो जाएगा? विटामिन ए, डी और विटामिन B12 का ये स्टोरेज करता है। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म करता है मिनरल्स का, उसके साथ उसका स्टोरेज भी करता है। क्लियर। उसके बाद है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक तो ये बिलिरुबिन और बाइल सॉल्ट का एक्सक्रीशन करेगा और दूसरा उसका निर्माण भी करता है, यानी कि मैन्युफैक्चर और एलिमिनेशन ऑफ बाइल एंड which contain bilirubin and bile salt. ठीक है, excretion of foreign substance like heavy metals, dye like BSP। कुछ हैवी मेटल अगर अपन खा लेते हैं तो उसका मतलब एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का काम भी कौन करेगा? लीवर। जैसे कि सेलेनियम अब तुम्हारी बॉडी में रहेगा तो नहीं ना। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिन्स एंड ड्रग, यानी कि जब तुम कोई दवाई लेते हो एक्सेस अमाउंट में ले लोगे या कोई तुमने नशा कर लिया है तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन, उसको आपकी बॉडी से हटाना, यानी डिटॉक्सिफिकेशन ऐसे समझ लो कि कोई भी चीज आपकी बॉडी में कोई भी गंदगी हो उसको हटाने का काम कौन करेगा? लीवर। वो चाहे ड्रग हो और चाहे टॉक्सिन हो। सिंथेटिक फंक्शन उसमें क्या है? एक तो एल्बुमिन का सिंथेसिस, एक प्लाज्मा जो ग्लोबुलिन्स होते हैं अल्फा और बीटा का करेगा, गामा ग्लोबुलिन्स का नहीं करेगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का करता है जैसे कि ट्रांसफेरिन, सेरुलोप्लाज्मिन और हिपेटोग्लोबुलिन। ठीक है, सेरुलोप्लाज्मिन जो होता है वो कॉपर और आयरन दोनों के लिए करता है, ट्रांसफेरिन सिर्फ आयरन के लिए करेगा, हिपेटोग्लोबुलिन किसका ट्रांसपोर्ट करता है? तो वो हीमोग्लोबिन का करता है।
ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर सिंथेसिस यानी फाइब्रिनोजन बनता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन में फाइब्रिनोजन होता है, उसका निर्माण भी कौन करता है? लीवर। हीमोपोइटिक फंक्शन, ठीक है, हीमोपोइटिक यानी कि ब्लड का बनना, ठीक है। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपका ब्लड कौन बनाता है? लीवर, ठीक है। और आपकी जो आरबीसी होती है उसकी लाइफ साइकिल 120 डेज है, तो उसके एंड में उसके डिग्रेडेशन में कौन हेल्प करता है? ठीक है, क्लियर। स्टोरेज फंक्शन, तो विटामिन ए, डी और B12, ग्लाइकोजन का स्टोरेज और मिनरल्स का, और आयरन मिनरल ही होता है या ट्रेस एलिमेंट। अब अपन क्यों इन्वेस्टिगेशन करते हैं लीवर फंक्शन की? तो सबसे पहले अपन लीवर फंक्शन से देखते हैं कि आपके लीवर में कोई डिजीज है या नहीं। आपका लीवर एक या दो फंक्शन ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसके लिए अपन एक टेस्ट से पता नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको पूरा लीवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। LFT आर द biochemical test investigation performed to access to the capacity of liver to carry out any function it performs. It helps to detect abnormalities and extent of liver disease. यानी कि आप ये जो टेस्ट लगाते हो बायोकेमिकल टेस्ट, वो चेक करता है कि आपका लीवर कितनी कैपेसिटी से आपके लीवर के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जितने अपन ने पढ़े ना, ये स्टोरेज, एक्सक्रीशन, इन सब फंक्शन को ये कितनी कैपेसिटी से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको कितनी लेवल पे डैमेज है, क्या एबनॉर्मलिटीज है, उसका पता लगाने के लिए अपन लीवर फंक्शन टेस्ट लगाते हैं। उसके बाद LFT का यूज क्या है? एक तो टाइप ऑफ जॉन्डिस यानी कि पीलिया का पता करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी लीवर डिजीज में कितना डैमेज हुआ है लीवर को, वो पता करने के लिए। आपको कोई भी नई डिजीज आई है तो लीवर से पता कर सकते हो, क्योंकि मेजर लार्जेस्ट ऑर्गन, सेंट्रल ऑर्गन है ना आपकी बॉडी का परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। टू स्क्रीन द पर्सन एक्सपोज टू पोटेंशियल हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स टू ट्रीट सम other diseases as well as to find out effect of various food item on liver। यानी कि कोई भी खाना खा रहे हो या कोई भी दवाई ले रहे हो, जैसे तुमको डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक है, अब आपकी बॉडी पे उस पर का क्या इफेक्ट हो रहा है, अच्छा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब LFT से पता चल जाता है। या कोई खाना खा रहे हो, अब तुम फास्ट फूड खाते हो, कैसे पता चलता है? ठीक है, क्लियर। टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ लेटेंट लिवर डिजीज, यानी कोई पुरानी लिवर डिजीज तो नहीं थी, उसका पता लगाने के लिए भी LFT लगाते हैं। उसके अलावा एक अभी थोड़े सालों पहले हेपेटाइटिस का आउटब्रेक हुआ था, तो उसका पता लगाने के लिए भी अपन LFT करते हैं। उसके अलावा अपन अब इसके पढ़ेंगे रूटीनली टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं। तो अपन पहले इसके जो टेस्ट पढ़ेंगे वो होंगे एक्सक्रीटरी फंक्शन के बेस पे, ठीक है, क्लियर। तो इसमें अपन क्या चीज देखेंगे? बिलिरुबिन को, ठीक है। एक्सक्रीशन मेन अपन ने फर्स्ट यही बनाना कि लीवर किसका मैन्युफैक्चर करता है और किसका एलिमिनेशन करता है, तो बाइल का। बाइल में क्या प्रेजेंट होता है? बिलिरुबिन, तो सीरम बिलिरुबिन देखेंगे। उसके अलावा यूरिन बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स एंड यूरोबिलिनोजन देखेंगे। अब यूरोबिलिनोजन क्या हो जाएगा? यूरोबिलिनोजन बिलिरुबिन से ही बनता है। इसका काम क्या होता है? यूरिन में जो येलो कलर आता है ना, यूरोबिलिनोजन के कारण होता है। और BSP डाई एक्सक्रीशन, अपन ने ये भी पढ़ा था ना कि लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी बॉडी में कोई भी हैवी मेटल या फिर डाई हो तो उसके एक्सक्रीशन में भी काम आता है, ठीक है। अब फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं सीरम बिलिरुबिन। इसमें क्या, अब सीरम बिलिरुबिन है क्या? सीरम आपके ब्लड का पार्ट है, ये तो क्लियर है। बिलिरुबिन जो लीवर में बनता है। अब इसके लिए अपन लेंगे ब्लड सैंपल, सीधी सी बात, इसलिए वो बोल रहा है सीरम बिलिरुबिन, ठीक है। इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ हीम डिग्रेडेशन। ये क्या है? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक यानी कोई भी चीज टूटती है ना तो बोलते कैटाबॉलिक, कोई चीज जुड़ रही है तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिक,
ठीक है। तो कैटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ हीम डिग्रेडेशन, यानी कि हीम के टूटने पे क्या बनता है, बिलिरुबिन। इट इज अ कॉन्जुगेटेड इन अ लीवर टू फॉर्म बिलिरुबिन डाइग्लूकोनेट एंड देन एक्सक्रीटेड इन अ बाइल। अब इसमें ये लिखा हुआ है, फिर ये लीवर में जाके कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे दो टर्म सुनने को मिलेंगे, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्या डिफरेंस है, जो एक तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होगा वो इजीली एक्सक्रीट हो जाता है आपकी बॉडी से, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपकी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट नहीं होता। दूसरा ये कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से कुछ प्रोटीन्स जुड़े होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन वगैरह। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, क्लियर। टू फॉर्म बिलिरुबिन डाइग्लूकोनेट, फिर लीवर में जाके क्या बनाता है वो, बिलिरुबिन डाइग्लूकोनेट। फिर वो एक्सक्रीट होता है बाइल में, और बाइल से आपकी बॉडी से बाहर। ठीक है। अब नॉर्मल रेंज क्या है इसकी, तो इसकी नॉर्मल रेंज है क्या दिक्कत है, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या है टोटल बिलिरुबिन की, तो 0.2 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है। डायरेक्ट बिलिरुबिन 1.1 से 0.4 मिलीग्राम पर डीएल, और इनडायरेक्ट 0.2 से 0.7 मिलीग्राम पर डीएल। क्लियर, लिखो। ये सेकेंड ईयर वालों को फाइल में भी लिखना है, फाइल फाइल तुमसे फाइल मांगेंगे। तो तुमको लीवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे, ऐसा लगता है तुमको। मत लिखना, बाद में ये बोले फाइल तब मेरे को कुछ मत कहना। जब ये बाद में बोले ना फाइल तो मुझे कुछ मत कहना। थोड़ा 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 थोड़ा। नहीं, मैं बारिश में नहीं नहाई, टेंशन मत ले तू, वैसे काम करती ही नहीं। बारिश आ जाए ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, घर से बाहर निकलने को नहीं मिलता। हाँ,
जब तुम्हारे एग्ज़ाम हुए सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के तुम्हारे। इट्स completely योर चॉइस। तुमने कोई तो टेस्ट परफॉर्म किए होंगे ना 11th-12th में ही सही, केमिस्ट्री लैब में ही सही। तुमने कुछ तो टेस्ट परफॉर्म किए होंगे 11th-12th में ही सही, केमिस्ट्री लैब में किए थे। शानदार भविष्य। तो फिर तुमको पता होगा ब्यूटरेट क्या होता है। चलो अच्छा है। हाँ, क्या होता है? ब्यूटरेट हमारे बहुत अच्छे थे। तुम लोगों की गॉसिप कभी बंद नहीं होती है ना। तुम लोगों की गॉसिप कभी बंद नहीं होती है ना। नाइस जोक ऑफ द डे हो गया। इसमें अपन परफॉर्म करते हैं वेन-डेन-बर्ग रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या है? ये स्पेसिफिक रिएक्शन है आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपकी बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है या नहीं। तो इट इज़ अ स्पेसिफिक रिएक्शन टू आइडेंटिफाई इंक्रीज इन अ बिलिरुबिन कंसंट्रेशन, यानी कि आपकी बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है या नहीं, उसके लिए अपन ये स्पेसिफिक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है? डाईएज़ोटीजाइड सल्फोनेलिक एसिड reacts with bilirubin to form पर्पल कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, वेंडेनबर्ग रिएक्शन है तो उसका रिएजेंट होता है वेंडेनबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अब वो रिएजेंट बना होता है दो चीज़ों से, एक तो सल्फोनेलिक एसिड और एक होता है सोडियम नाइट्रेट। इन दोनों को डाइल्यूट करते, एक को HCl से करते, एक को वाटर से करते हैं। इन दोनों से मिलके बना होता है आपका वेंडेनबर्ग रिएजेंट। जब वो रिएजेंट रिएक्ट करता है बिलिरुबिन से तो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है डाईएज़ोटीजाइड सल्फोनेलिक एसिड रिएक्ट्स विद द बिलिरुबिन टू फॉर्म पर्पल कलर कंपाउंड, यानी कि जब आपका वेंडेनबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करेगा बिलिरुबिन से तो क्या बनेगा? पर्पल कलर का कंपाउंड। क्लियर? अब रिएक्शन है जैसे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, मैंने बताया था, जो लीवर से बाइल में आई है और एक्सक्रीट हो गया आपकी बॉडी में इजीली। ठीक है, क्लियर? तो जब उससे वेंडेनबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करता है तो 30 सेकेंड के अंदर पर्पल कलर देता है।
ठीक है। और अगर अनकॉन्जुगेटेड है तो उसके लिए वो टाइम ले लेता है 5 मिनट टू 30 मिनट। ठीक है, क्लियर। और अगर अनकॉन्जुगेटेड है तो क्या होगा, मतलब अनकॉन्जुगेटेड और बाई कॉन्जुगेटेड दोनों है, तो अपन जैसे अल्कोहल डालेंगे ना उसमें, तो वैसे इसकी कलर की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। तो इसमें लिखा हुआ है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रिएक्ट्स विद द वेंडेनबर्ग रिएजेंट विद इन अ 30 सेकेंड एंड गिव्स पर्पल कलर। यानी कि जैसे ही आप वेंडेनबर्ग रिएजेंट डालोगे 30 सेकेंड में पर्पल कलर दे देगा, अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है तो। ठीक है। इन केस ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कलर अपीयर्स आफ्टर 5 to 30 मिनट या फिर आफ्टर एडिशन ऑफ अल्कोहल लाइक मेथनॉल। ठीक है, क्लियर। अब इन केस ऑफ बाईफेजिक, बाईफेजिक उसको बोलेंगे जिसमें कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों। ठीक है, तो राइज वेयर बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन राइज इन अ सीरम कलर अपीयर्स विद इन अ 30 सेकेंड बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर रेज्ड आफ्टर एडिशन ऑफ अल्कोहल। मैंने बोला कलर आ जाएगा बट उसका कलर की इंटेंसिटी कब बढ़ेगी, जब उसमें अल्कोहल डालेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है कि देखो डायरेक्ट है तो आपको किस टाइप का जॉन्डिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव, और उसमें कौन सी बिलिरुबिन दिखेगी, कॉन्जुगेटेड। इनडायरेक्ट है तो उसमें कौन सी बिलिरुबिन हुई, अनकॉन्जुगेटेड, और जॉन्डिस कौन सा हुआ, हिमोलाइटिक। और बाईफेजिक यानी कि दोनों कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड, तो उसमें आपको टाइप ऑफ जॉन्डिस हिपैटिक। अब इसमें कौन सी बिलिरुबिन दिखेगी, तो दोनों दिखेगी। क्या डिफरेंस है, इसको ऐसे समझो, हिमोलाइटिक यानी कि ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, अब ब्लड में, लीवर में जो पहले बिलिरुबिन जाएगी वो कैसी होगी, अनकॉन्जुगेटेड होगी। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड होगी, तो अगर हिमोलाइटिक जॉन्डिस है तो ब्लड से रिलेटेड है, लीवर तक जाएगा ही नहीं, तो कौन सी एक्सक्रीट होगी, अनकॉन्जुगेटेड। फिर आता है बाईफेजिक हिपैटिक। अब अगर आपकी लीवर की थोड़ी सी सेल डैमेज होगी, ठीक है, सारी तो नहीं हुई, मतलब लीवर कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बना रहा है। अब आपकी लीवर को ही ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, यानी उसमें जितनी भी डक्ट्स आ रही थी उसमें कोई कार्सिनोमा हो जाए, स्टोन हो जाए, गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बिलिरुबिन बनेगी तो सही बट एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कैसी मिलेगी आपको, कॉन्जुगेटेड। समझ में आया। एक लीवर में जाने से पहले हिमोलाइटिक यानी ब्लड में कैसी बिलिरुबिन प्रेजेंट होती है, अनकॉन्जुगेटेड। ठीक है, अगर लीवर पे आपको इन्फेक्शन है तो वो थोड़ी बहुत तो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करेगा, तो दोनों टाइप का इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, और एक आपकी लीवर को ऑब्स्ट्रक्ट किया है बट लीवर फंक्शन तो परफॉर्म कर रहा है, तो वो कॉन्जुगेटेड में चेंज कर रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होगा, आगे समझ आएगा। लिखो,
तुम लोगों ने आज तक कभी लैब में टेस्ट नहीं लगवाए? हाँ, अरे लगाए नहीं, लगवाए। लगवाए, तुमको कभी सीबीसी करवाने की खुद की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं लगाए, कभी नहीं लगाए, लगाए ना। ग्रेट इम्यूनिटी। कभी एलएफटी लगवाया? क्या? तो तुमने नाम पहली बार सुना और टेस्ट भी पहली बार देख रहे हो? एलएफटी सेकंड बार सुना है? तुम पेपर तो इंग्लिश में लिखते हो ना? तुम पेपर तो इंग्लिश में लिखते हो ना?
तुम में से किसी को पी लिया हुआ है जॉन्डिस? तो सब कुछ हुआ है नहीं? कोविड? वैक्सीनेशन करवाया तुम लोगों ने? तीनों डोज? अच्छा, वो तो आधार कार्ड में एंट्री के लिए। अब टाइप ऑफ जॉन्डिस। टाइप ऑफ जॉन्डिस, प्री हिपैटिक जॉन्डिस यानी कि हेमोलाइटिक जॉन्डिस। ठीक है, देयर इज अ इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो रहा है। टू बिलिरुबिन, यानी किस में हो रहा है, बिलिरुबिन में हो रहा है। एंड लीवर इज इनकेपेबल टू कॉन्जुगेट ऑल बिलिरुबिन, यानी कि आपका लीवर इतना कैपेबल नहीं है कि सारी जो बिलिरुबिन है अनकॉन्जुगेटेड उनको कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर पाए। सो देयर इज अ राइज इन अ सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब समझ में आया कि हीमोलाइटिक में कैसी आपको दिखती है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, बिलिरुबिन बनती है, बट आपका लिवर कैपेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन इसका इनडायरेक्ट टेस्ट देखते हैं जिसमें अपन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन देखते हैं। फिर है हिपैटिक जॉन्डिस, यानी कि लीवर लेवल पे देयर इज अ सम डैमेज टू लीवर सेल्स, यानी आपकी कुछ डैमेज है आपकी लीवर सेल्स, रिजल्टिंग इन राइज इन बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, यानी आपके ब्लड में बिलिरुबिन कन्वर्ट, हीमोग्लोबिन टूट रहा है और बिलिरुबिन बन रही है। ठीक है, बट आपका लीवर डैमेज है तो वो कुछ तो कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर रही है और कुछ को नहीं कर रही है, तो दोनों प्रेजेंट है। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, अब इसमें क्या है, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन अ फ्लो ऑफ बाइल, यानी बाइल के फ्लो को बंद करते हैं। इसमें ये नहीं बोल रहे कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड में चेंज नहीं कर पा रही है, ये चेंज कर रही है अनकॉन्जुगेटेड को कुछ कॉन्जुगेटेड में, बट इसमें एक्सक्रीशन की दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि जो बाइल की जो डक्ट होती है इन एक्स्ट्रा हिपैटिक डक्ट, उसमें क्या हो जाएगा, गॉल स्टोन हो जाएगा। ठीक है, या फिर कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियास, यानी आपके पेंक्रियास के हेड पर कार्सिनोमा यानी कि कैंसर, और ट्यूमर ऑफ बाइल डक्ट, यानी कि आपकी जो बाइल डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट उसमें ट्यूमर प्रेजेंट हो। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में लीवर कैपेबल है अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करने के लिए, कर भी रहा है, बट उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है बाइल में। क्यों? जो बाइल को एक्सक्रीट करने वाली जो डक्ट है उसमें दिक्कत आ रही है। यानी कहाँ दिक्कत आ रही है, सिस्टिक डक्ट में दिक्कत आएगी या पेंक्रियास के हेड पे कार्सिनोमा होगा। ठीक है, क्लियर, समझ आया? प्री हिपैटिक यानी कि हिमोलाइटिक जॉन्डिस, यानी कि आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो टूट रहा है और बिलिरुबिन बना रहा है, बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बना रहा है। कैसा बिलिरुबिन बना रहा है, अनकॉन्जुगेटेड, उन सबको आपका लीवर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। ठीक है, यानी आपकी सीरम में क्या मिलेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, हिपैटिक यानी आपकी लीवर की कुछ सेल डैमेज हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी हुई है, तो कुछ होगी तो कुछ तो बची है। ठीक है, अब किसी कोई बीमार है, उसकी पूरी कैपेसिटी नहीं है बट पूरा कुछ तो वो डिलीवर कर रहा है ना, यानी कि आपका लीवर भी कुछ अपनी एनर्जी को लगाएगा, स्ट्रेंथ को लगाएगा और कुछ तो काम करेगा, तो दोनों प्रेजेंट होगी, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। क्लियर? पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस यानी ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड का मतलब है कहीं पे किसी चीज को, मतलब उसको है ना ब्लॉक करना। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है, ऑब्स्ट्रक्टल सुने, अगर मैं सीधे, तुम है ना गाड़ी चलाते हो, स्पीड ब्रेकर आता है, वो एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ।
ठीक है, अब वो ऑब्स्ट्रक्शन है तो तुम स्पीड स्लो करते हो। अगर जो लीवर है वो बाइल बना रहा है, बाइल में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, तो जिस डक्ट से वो जा रहा है अगर उसी में कुछ स्टोन पड़ा है या ट्यूमर पड़ा है तो उसका फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो जब तुम सीरम में देखते हो तो क्या मिलता है आपको? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। समझ आया? अब तो समझ आया। लिखो। तुम चाहो तो यहाँ प्री हेपेटिक के ऊपर लिख सकते हो हेमोलाइटिक जॉन्डिस, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। और पोस्ट हेपेटिक पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस।
अब इसमें एक टॉपिक ये दे रखा है आइसेट्रिक इंडेक्स। ये क्या है, आपको किस लेवल का जॉन्डिस है ये बताने का काम करता है, आइसेट्रिक इंडेक्स। ठीक है, सुनाई दिया। आइसेट्रिक इंडेक्स क्या काम करता है कि आपको कितने किस टाइप का जॉन्डिस है, कितने लेवल का इन्फेक्शन है। तो इट मेजर द डिग्री ऑफ जॉन्डिस बाय मेजरिंग द येलो कलरेशन ऑफ सीरम, यानी कि आपका सीरम कितना येलो कलर का है। तुमको पता है ना कि पीलिया में क्या होता है, जो जनरल सिम्टम्स होते हैं कि आंखों में येलो कलर, नाखून पे येलो कलर, तो जो सीरम होता है वो भी येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, तो वो उसको उससे मेजर करके बताते हैं कि आपको कितने लेवल का जॉन्डिस है। ठीक है, सीरम और प्लाज्मा इज डाइल्यूटेड विद द सलाइन। अब सीरम और प्लाज्मा को डाइल्यूट करते हैं सलाइन के साथ until it matches with the column of aqueous solution of standard potassium chromate या फिर पोटेशियम K2Cr2O7। ठीक है, तुम ऐसे याद रखो। अब जो K2Cr2 और O7 का जो सोल्यूशन है, एक ब्लॉक में अपन ने वो रखा, एक में आपका सीरम लिया, उसको डाइल्यूट किया किसके साथ, सलाइन के साथ। ठीक है, अब जब तक उसका कलर और इसका कलर सेम नहीं हो जाता तब तक अपन उसको डाइल्यूट करते रहेंगे। ठीक है, डाइल्यूशन फैक्टर नोन एज ए आइसेट्रिक इंडेक्स, यानी कि जो आपका डाइल्यूशन फैक्टर आएगा जहां आपका कलर सेम आ जाएगा उसको क्या कहेंगे अपन, आइसेट्रिक इंडेक्स। दिस टेस्ट इज नॉट यूज नाउ अ डेज, यानी कि अभी के दिनों में ये टेस्ट यूज नहीं किया जाता। एज सीरम बिलिरुबिन कैन बी डिटरमाइन मोर सिंपली और क्विकली। जो बिलिरुबिन टेस्ट अपन ने वेंडेनबर्ग रिएजेंट यूज़ किया था ना, वो अपन बहुत इजीली और क्विकली लगा सकते, क्यों 30 सेकेंड में रिजल्ट आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगता है, 5 से 30 मिनट, अगर अनकॉन्जुगेटेड देखनी है तो भी, उससे ज़्यादा तो नहीं लगते ना। अब आप डाइल्यूट करते जाओ, डाइल्यूट करते जाओ, कब जाके होगा। ठीक है, क्लियर। लिखना है, लिखो।
हटा दो, लिख दिया। अब इसमें बता रखा है कि कौन से जॉन्डिस में क्या क्या प्रेजेंट होगा, जैसे बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट और यूरोबिलिनोजन। ठीक है, तो प्री हिपैटिक में बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट नहीं होंगे, क्या प्रेजेंट होगा, यूरोबिलिनोजन। ठीक है, उसके अलावा हिपैटिक में क्या प्रेजेंट होंगे, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट, उसके साथ साथ थोड़ा सा होगा यूरोबिलिनोजन। अब नेक्स्ट पोस्ट हिपैटिक यानी ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या प्रेजेंट होगा, बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट, बट यूरोबिलिनोजन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। बनाओ टेबल। हो गया। नेक्स्ट है बीएसपी डाई एक्सक्रीशन टेस्ट। अब इसमें क्या है, बीएसपी इज अ डाई, एक डाई है, यूज टू असेस द एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि अपन इससे क्या पता लगाते हैं कि आपका एक्सक्रीटरी फंक्शन ढंग से काम कर रहा है, यानी ऑफ लीवर, यानी आपके लीवर का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए अपन बीएसपी डाई लगाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर देखो लीवर सही से काम नहीं करेगा तो अपन ने एक पढ़ा था कि ये एक्सक्रीशन करता है हैवी मेटल्स और डाइस का। ठीक है, अगर काम ही नहीं करेगा तो वो एक्सक्रीशन कैसे करेगा, ठीक है ना। तो अपन इसका कैसे देख सकते हैं एक्सक्रीशन टेस्ट, अगर बीएसपी डाई का एक्सक्रीशन हो रहा है यानी कि आपका लीवर सही से काम कर रहा है। ठीक है, इट इज़ अ नॉन टॉक्सिक, यानी कि ये आपके लिए हानिकारक नहीं है। कंपाउंड एंड एक्सक्रीटेड ऑलमोस्ट थ्रू बाइल, यानी कि ऑलमोस्ट आपके बाइल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। बीएसपी इज एडमिनिस्ट्रेटेड आईवी इंट्रावीनसली, यानी कि आपके हाथ में इंट्रावीनसली अपन इंजेक्ट करेंगे बीएसपी डाई को। कितना, 5 mg पर kg बॉडी वेट, यानी कि देखो किसी का अगर 30 किलोग्राम अगर वेट या 60 है तो एक के लिए 1 किलो के लिए अपन क्या डालते हैं 5 mg, 60 है तो 60 इंटू 5, ठीक है, कितना होगा
30, 100, 300? पक्का? 3 होगा, 30 होगा या 300 होगा? 300 होगा, तो 300 mg अपन इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड इट्स सीरम कंसंट्रेशन इज मेजर्ड आफ्टर 45 मिनट्स एंड 2 आवर्स, यानी कि अपन उसके बाद पेशेंट का जो सीरम लेंगे, एक तो 45 मिनट बाद लेंगे और एक 2 घंटे बाद लेंगे। इट इज़ अ नॉर्मल इंडिविजुअल, यानी कि एक एकदम सही हेल्दी इंडिविजुअल है, इंसान है, उसमें लेस देन 5% रिमेन एट द एंड ऑफ 45 मिनट, यानी कि जब अपन 45 मिनट बाद सीरम लेते हैं तो उसको अपन जब लगा देखते हैं उसमें कि बीएसपी डाई कितना प्रेजेंट है, तो लेस देन 5% होता है। अगर उससे ज़्यादा है यानी कि आपका लीवर डैमेज है। तो एनी इम्पेयरमेंट ऑफ इन लीवर फंक्शन कॉजेज एन इंक्रीज रिटेंशन ऑफ बीएसपी डाई, यानी कि आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक बीएसपी डाई रहेगी अगर आपको कोई भी लीवर डैमेज है तो। आगे पढ़ोगे या यहीं ख़त्म करें? तुम बताओ, एक ही क्लास होगी इसलिए। ये एक हुआ है, अब दूसरा होगा टेस्ट।
पूरा तो नहीं कर पाओगे। हाँ पक्का, सोच लो। हाँ पूरा तो तुम नहीं कर पाओगे, 2 घंटे लगेंगे। ये कर लो 1 पेज, ये कर लोगे। अब देखो, टेस्ट बेस्ड ऑन सीरम एंजाइम ऑन लिवर। मैंने तुमको एक बार बताया था एंजाइम पढ़ाते हुए कि हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसकी वजह से अपन को पता चलता है कि ये डिजीज है या नहीं है। तो अब लीवर के एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर वो सीरम में पाया जा रहा है इसका मतलब आपके लीवर इन्फेक्टेड है। अब लिवर सेल कंटेन सेवरल एंजाइम्स विच आर मेनली रिलीज इनटू सर्कुलेशन ड्यू टू लिवर डैमेज। अब लीवर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बट जब लिवर डैमेज हो जाता है तब वो एंजाइम कहाँ जाते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन में। क्लियर। Measurement of selected serum enzyme is useful to assess liver functions and डैमेज। अब कुछ एंजाइम होते हैं जिनका अपन देखते हैं कि लीवर का फंक्शन सही से प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं, या लीवर कितना डैमेज है। ठीक है, उसमें फर्स्ट टेस्ट होता है SGOT, इसको बोलते हैं सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलेटिक एसिड ट्रांस अमाइनेज। समझ में आया? सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांस अमाइनेज, इसका फुल फॉर्म है, लिखूं? सीरम ठीक है, ये कहाँ बनता है या कहाँ पे रहता है ये एंजाइम, या कहाँ सिक्रीट होता है, तो उसका सोर्स होता है लिवर और हार्ट। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू आपके ब्लड में कितनी होगी, 5 to 35 यूनिट पर लीटर। ठीक है, बट अपन क्या डिटेक्ट कर सकते हैं इससे, अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन में ये ज़्यादा है, लीवर डैमेज, उसके अलावा MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट डिजीज है। मायोकार्डियल, कार्डियल वर्ड डिनोट करता है हार्ट को। ठीक है, कार्डियक सुना है ना, कार्डियक अरेस्ट, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन MI, यानी सबसे ज्यादा ये किस में डिटेक्ट कर सकते हैं अपन अच्छे से, MI में। ठीक है, फिर सेकंड है SGPT, सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, ये कहाँ सोर्स है, इसका सोर्स है नॉर्मल वैल्यू लीवर होता है। ठीक है, दूसरा नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 5 से 35 यूनिट पर लीटर। क्या बताता है, लीवर डैमेज को। अगर SGOT और SGPT में आपको पता करना हो कि आपके लीवर को डैमेज कर रहा है, तो आप बेटर टेस्ट कौन सा लगाओगे, SGPT लगाओगे, क्योंकि SGOT तो लीवर और हार्ट दोनों के बारे में बताएगा, बट SGPT तो आपको सिर्फ लीवर के बारे में बता रहा है। फिर है ALP, एल्कलाइन फॉस्फेटीज। ठीक है, ये इसका सोर्स क्या है, लीवर, बोन, स्मॉल अमाउंट ऑफ किडनी, यानी कि एक तो लीवर से होगा, बोन से होगा और थोड़ा सा आपके किडनी से होगा। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 3 से 13 किलो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर DL, यानी कि डेसीलीटर। ठीक है, किस में देख सकते हैं अपन, एक तो लीवर डैमेज में, किससे हो सकता है, कोलाइटिस। ठीक है, उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा सिरोसिस, यानी कि फैटी लीवर, जो शराब ज़्यादा पीते हैं उनको, और हिपैटिक ट्यूमर, यानी कि आपके लीवर में ट्यूमर हो उस कंडीशन में। वो टेस्ट है गामा ग्लूटामाइल टेस्ट। इतना लिख लो, फिर बताती हूँ। एक SGPT के ब्रैकेट में लिखना सीरम ग्लूटामाइल
और इसका होता है एल्कलाइन फॉस्फेट। तो तुम वेट कर रहे थे। तुमको पता है गामा ग्लूटामाइल टेस्ट किसके लिए लगाता है? जो शराब ज़्यादा पीता है उसके लिए, पता करने के लिए। इसका बाकी है, इसको लिखना है। मैं अगर उसको हटाऊंगी तो फिर पूरा लिखा हुआ हट जाएगा।
गामा ग्लूटामाइल। हटा दूं ना मार्क्ड। तो देखो उसके बाद दो टेस्ट लगाते हैं, एक तो 5 न्यूक्लियोटाइडेज और दूसरा लगाते हैं अपन गामा ग्लूटामाइल टेस्ट। गामा ग्लूटामाइल टेस्ट ये सीक्रेट तो लीवर से होता है, बोन से नहीं होता, ये पहली बात पता होना चाहिए। दूसरा इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 10 to 15 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। दूसरा ये यूज़ कहाँ आता है देखने के लिए, तो एक तो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जहाँ से आपका बाइल रिलीज होगा, ठीक है, और अल्कोहलिज्म यानी कि जो ज़्यादा शराब पीता हो उस कंडीशन में। और 5 डेस न्यूक्लियोटाइडेज जो एंजाइम है ये भी लीवर से ही होगा। दूसरा इसकी नॉर्मल वैल्यू अपन देख सकते हैं 2 to 15 यूनिट पर लीटर। और ये किस में दिखेगा आपको, हिपैटिक बाइलरी डिजीज में, यानी जो लीवर। तुमको कॉमन बाइल डक्ट पता है? कॉमन बाइल डक्ट सुना है? किससे निकलती है? एक है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, एक होती है कॉमन बाइल डक्ट। सुना है तुमने? बाइल से जो गॉल ब्लैडर से निकलती है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। हिपैटिक से निकलती है हिपैटिक डक्ट, ठीक है। जब हिपैटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट साथ में तो हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट। जब गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट उससे जुड़ जाती है उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उस कंडीशन में अपन बोलते हैं इंक्रीज इन हिपैटिक बाइलरी डिजीज। लिख लो। नॉट फ्रॉम बोन। तो आज के लिए इतना ही।